इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी आनत तल पर लुढ़कते हुए पिंड का वेग तथा त्वरण हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। अब ये एक आनत तल है, इंक्लाइंड प्लेन, यानी ये जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता है, क्षैतिज से। इस पे कोई पिंड है वो रोलिंग करता है। रोलिंग का मतलब आप लोगों को याद है ना, पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था। रोलिंग का मतलब होता है जब कोई बॉडी में ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन दोनों एक साथ हो, तो ऐसे में उसको हम लोग रोलिंग कहते हैं। ठीक। रोलिंग में क्या होगा कि जैसे ये बॉडी इस पॉइंट ए पे है यहाँ पे, तो ये आगे खिसकेगा एक लीनियर वेलोसिटी v से, और इसके साथ साथ ये लुढ़केगा, मतलब गोल गोल ये राउंड घूम के गिरेगा, जिसके कारण इसमें दो प्रकार का वेलोसिटी होगा। एक लीनियर वेलोसिटी रेखीय वेग होगा, और दूसरा रोटेशनल वेलोसिटी यानी एक घोड़े जिसको कोणीय वेग कहते हैं वो भी होगा। ये दोनों वेलोसिटीज होंगे। तो ऐसे केस में हमें तीन पैरामीटर निकालना है। पहला इस पिंड का वेलोसिटी यानी वेग, दूसरा एक्सेलरेशन यानी त्वरण, और तीसरा एक और पैरामीटर निकालेंगे कि ये बॉडी पॉइंट ए से बी तक जाने में कितना समय लेगा। ठीक। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को ये डायग्राम समझा देता हूं, जितना पार्ट मैं बताऊंगा बस उतना समझिए। देखिए यहाँ ए बी सी एक इंक्लाइंड प्लेन है, जिसका हॉरिजॉन्टल से जो झुकाव है, इंक्लाइनेशन है, वो है थीटा। पॉइंट ए पे एक यहाँ पे बॉडी है, ये सर्कुलर बॉडी है, क्योंकि सर्कुलर शेप का होगा तभी उसमें रोलिंग होगा। रोलिंग का मतलब ट्रांसलेशनल के साथ रोटेशन भी होगा, माने स्थानांतरी गति के साथ घूर्णन गति भी इसमें होगा। अब यहाँ पे ये जो है, ये बॉडी पॉइंट ए पे रेस्ट में है, यानी यहाँ पे रेस्ट है, तो यहाँ पे इसकी लीनियर वेलोसिटी जीरो है पॉइंट ए पे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा भी जीरो हो जाएगी। लेकिन ये बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी क्षैतिज तल से h ऊंचाई पे है, स्मॉल h, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट ए पे होगा वो m इंटू जी इंटू एच होगा। m इस बॉडी का मास है। क्लियर। अब देखिए ये पॉइंट ए से चलना शुरू करता है, और ये इस प्रकार से लुढ़कते लुढ़कते ऐसे यहाँ पे ये पॉइंट बी पे आता है। क्लियर। तो जब ये पॉइंट बी पे आ जाएगा ये पार्टिकल, तो इसके पास ये दोनों वेलोसिटीज होंगी। एक ओमेगा होगा इसका एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, एक स्मॉल वी होगा इसका लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग। क्लियर। तो अब चूंकि यहाँ पे ये क्षैतिज तल पे यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसका इस वेलोसिटी, रेखीय वेलोसिटी यानी लीनियर वेलोसिटी v के कारण इसके पास एक इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, और ये जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है इसके कारण इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों का ये समेशन हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये ग्राउंड पे आ गया है, तो ये ग्राउंड पे आ गया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पे जीरो हो जाएगी। क्लियर। एक चीज और याद रखिए कि यहाँ ए से बी तक चल के आने में इस पार्टिकल को, इस पिंड को मान लीजिए एस दूरी तय करता है टी सेकेंड में। तो एस और एच के बीच में पहले एक यहाँ रिलेशन देख लेते हैं। एस क्या है, ये ए से बी तक चली गई दूरी है। एच क्या है, ये पार्टिकल का सीधे हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो ऊंचाई था, हाइट था, वो है, या यूं कह लीजिए जो इंक्लाइंड प्लेन है इसका हाइट है। तो यहाँ पे आप साइन थीटा इसमें लगाएंगे इस ट्रायंगल में, ए बी सी में, ए सी बी में, तो साइन थीटा इक्वल टू आप लोग जानते हो कितना आ जाएगा। यहाँ पे ये इसका लंब यानी परपेंडिकुलर है h, और यहाँ पे इसका हाइपोटेनस यानी कर्ण है s, तो h बराबर s साइन थीटा हो जाएगा। इसका हम लोग आगे यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इस टॉपिक में आपको कुछ करना नहीं है, आप पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी निकाल लीजिए और पॉइंट बी पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकाल लीजिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से दोनों पॉइंट पे एनर्जी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी एट टोटल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ये बराबर होना चाहिए। अगर आप इस चीज को ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए कि यहाँ पे जब पार्टिकल था तो इसकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में थी, जब पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के रूप में है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यानी पोटेंशियल एनर्जी टोटल किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ये दोनों एनर्जी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बस इसी को बराबर कर देंगे, हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक।
तो यहाँ पे लैंग्वेज में हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं। कंसीडर कैपिटल M इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, यानी उस पिंड का द्रव्यमान है। R इक्वल टू रेडियस ऑफ द बॉडी, यानी उस पिंड की त्रिज्या है। थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन टू द हॉरिजॉन्टल, यानी उस इंक्लाइंड प्लेन का क्षैतिज से झुकाव है थीटा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए पे बॉडी रेस्ट में था, तो यहाँ पॉइंट ए पे उसका लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी दोनों जीरो है, तो ऐसे में टोटल काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए वो भी जीरो होगा। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी ए पे कितना होगा? mg/h होगा। अब हम लोग आते हैं पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे पार्टिकल के पास लीनियर वेलोसिटी है स्मॉल v, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा²। क्लियर। पर इस पॉइंट पे जब पॉइंट बी पे आया तो h इक्वल टू जीरो हो गया, क्योंकि वो क्षैतिज तल यानी हॉरिजॉन्टल पे आ गया है, तो ऐसे में उसका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो। अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो या मैकेनिकल एनर्जी में दो एनर्जी शामिल होती हैं। ठीक है, जहां कहीं भी मैकेनिकल एनर्जी आ जाइए आएगा तो आप समझ जाइए वहां पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिला के हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो ऐसे में जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का जो ये है सिद्धांत, इसके अनुसार पॉइंट ए पे मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पॉइंट बी पे मैकेनिकल एनर्जी, यानी पॉइंट ए पे टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पॉइंट बी पे टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए दोनों को ऐड करिए, तो ए पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, पॉइंट बी पे काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी ये प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो। बस इस यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1। हम इस इक्वेशन को रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो रियल प्रॉब्लम होता है किसी भी बॉडी का वो रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में आता है। तो आई जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रेडियस ऑफ गायरेशन यानी घूर्णन त्रिज्या के टर्म में ये हो जाएगा mk²। के क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ गायरेशन यानी घूर्णन त्रिज्या। देखिए, चाहे वो सर्कुलर बॉडी हो, यानी जैसे मान लीजिए ठोस गोला हो, ठोस गोला के जगह पे अगर कोई बेलन लुढ़क रहा होगा उस इंक्लाइंड प्लेन से, तो उसका वहां पे उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ और होगा। तो बॉडी के अनुसार यहाँ पे ये के निर्धारित होता है। तो यहाँ पे और एक और फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू v/r। यहाँ पे सारे टर्म्स मैंने लिख दिया है। v क्या है? लीनियर वेलोसिटी यानी रेखीय वेग, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, h क्या है? हाइट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन यानी आनत तल की ऊंचाई, और s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी यानी पिंड द्वारा तय की गई दूरी। तो ये पूरे इन दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में ले जाके पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या आएगा? mgh इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ ये i के जगह mk² और यहाँ पे ओमेगा² के जगह v²/r²। ठीक, इसको बस सॉल्व करना है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक ये इक्वेशन आ जाएगा। हमको चाहिए वेलोसिटी v का मान, तो यहाँ देखिए v का मान ये इसके बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ पे v का मान निकल गया इसकी लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू √2gh/1 + k²/r²। क्लियर। यहाँ पे h का वैल्यू आप s के टर्म्स में भी रख सकते हैं, h इक्वल टू s sin थीटा रख दीजिए, तो ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। और स्मॉल g आप सभी लोग जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण है। क्लियर। तो यहाँ से ये इसकी वेलोसिटी आ गई, लीनियर वेलोसिटी। इसमें ये याद रखिएगा, ये जो टर्म है k²/r², अभी आप लोगों को आगे बताएंगे, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग इसी इक्वेशन से शुरुआत करेंगे। ये वेलोसिटी का इक्वेशन दोबारा लिख लीजिए, चाहे ये वाला लिखिए h के टर्म्स में, चाहे s के टर्म्स में, s के टर्म्स में ही वैसे हमको चाहिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी v इक्वल टू √2gs sin θ/1 + k²/r²। इसको फिर से जरा सिंप्लीफाई कीजिए, यानी इसका स्क्वायरिंग करके इसको इधर भेजिए, तो ये इक्वेशन इतना आ गया। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो आप लोग जानते हैं एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जब वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज होता है तो एक्सेलरेशन का जन्म होता है। ठीक है, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी जब भी टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगा यानी dv/dt, तो ये किसको जन्म देता है? एक्सेलरेशन को। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो चलिए, यहाँ पे वेरिएबल है v वेलोसिटी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? v और s भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये v² का कितना आएगा? ट्वाइस v dv/dt। ये तो कांस्टेंट है, किसी भी बॉडी के लिए, एक फिक्स बॉडी के लिए उसका रेडियस ऑफ गायरेशन और उसका रेडियस कांस्टेंट होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इधर आ जाइए, इधर 2g और sin थीटा ये भी कांस्टेंट है, s वेरिएबल है, तो 2g ds/dt आ गया। ठीक, अब आप लोग एक चीज और जान जाइए, जानते ही होंगे कि यहाँ पे देखिए ये ds/dt यानी
समय के साथ विस्थापन में चेंज ये वेलोसिटी को देता है, क्योंकि एस जो है वो डिस्टेंस यानी एक तरह से विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ही तो था, तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। तो डी एस बाई डी टी ये क्या है, यही तो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, डी एस बाई डी टी क्या है, इसका लीनियर वेलोसिटी है यही, इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब विस्थापन परिवर्तन की दर जो होता है वही वेलोसिटी होता है, यानी टाइम के साथ जब दूरी चेंज हो, डिस्टेंस चेंज हो, या यूं कहिए डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, तो वेलोसिटी का जन्म होता है। यानी तो यहाँ पे ये हो गया इसका लीनियर वेलोसिटी, तो ये हो गया। और डीवी बाई डी टी क्या है, डीवी बाई डी टी एक्सलरेशन है, तो यही एक्सलरेशन तो हमको चाहिए था। एक वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक अच्छा सा फॉर्मूला आप लोगों को मिल गया ए का। ये स्मॉल ए यानी इसका एक्सलरेशन उस बॉडी का वो आ गया जी साइन थीटा बटे 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये बाकी ये टर्म यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कुछ। तो ये वेलोसिटी एंड एक्सलरेशन तो आ गया। अब हम लोग निकालेंगे टाइम कितना लगा उस बॉडी को, टाइम। तो लेट टी इज द टाइम टेकन इन रोलिंग डाउन बाय द बॉडी, यानी मान लेते हैं उस बॉडी को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में टी समय लगा। तो आप लोग ये सेकेंड इक्वेशन लगा दीजिए, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक ये फॉर्मूला, तो एच बराबर एस साइन थीटा, ये तो है ही। इनिशियली वेलोसिटी, उसका इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पे क्या था, जीरो, तो यू बराबर जीरो। तो देखिए ये एस बराबर 1/2 जी साइन थीटा, यहाँ पे टी स्क्वायर, और ये ए का वैल्यू रख दिया गया है, ए का वैल्यू ये वाला, यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी गई है, तो ये एस आ गया। अब यहाँ पे हमें देखिए ये टी स्क्वायर का मान निकालना है, तो यहाँ से टी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे टी आ गया। यहाँ पे टाइम देखिए, ये एस के टर्म्स में ये फॉर्मूला है, 2s बाई जी साइन थीटा अंडर रूट में है 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब इसमें अगर आप h को इन्वॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे s का वैल्यू रख दीजिए, s का वैल्यू निकालेंगे तो h बाई साइन थीटा आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे s की वैल्यू यहाँ पे h बाई साइन थीटा रखेंगे तो ये नीचे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया s के टर्म्स में, ये फॉर्मूला हो गया h के टर्म्स में, t इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा अंडर रूट 2h बाई जी 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग समझिए कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। इसमें पहले इस फॉर्मूले को देख के ये क्या समझ में आया कि जो एक्सेलरेशन है वो इंडिपेंडेंट है मास ऑफ द बॉडी, यानी पिंड का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। दूसरा चीज, इफ के इज ग्रेटर देन आर, यानी किसी बॉडी के लिए उसका रेडियस ऑफ गायरेशन उसके खुद के रेडियस से अधिक है, then acceleration become less and hence time taken by rolling becomes more। यानी देखिए यहाँ पे टाइम में ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का फैक्टर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है, जबकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में ये बटे में आ रहा था। तो अगर किसी भी बॉडी के लिए अगर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का मान अधिक आ रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा तो वो धीरे धीरे इंक्लाइंड प्लेन से नीचे आएगा, तो ऐसे में उस पार्टिकल को टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें फिसल के आने में, ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अगर ज़्यादा हो गया तो। अब जैसे आप लोगों को इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन है, अच्छे से समझिएगा, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ पे ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसी इंक्लाइंड प्लेन पे एक ठोस गोला और एक सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, एक ठोस गोला और एक ठोस बेलन, दोनों का मास समान है, लीनियर वेलोसिटी समान है, एंगुलर वेलोसिटी समान है, सब चीजें सेम है। इन दोनों को एक साथ लुढ़काया जाता है, तो कौन यहाँ इसके ये मतलब नीचे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, तो कौन पॉइंट बी पे पहले पहुंचेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो अब जरा सोचिए कि आप इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमको दोनों बॉडी का, जैसे यहाँ पे ये ठोस गोला है, इसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का मान निकालेंगे, और ये सॉलिड सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का। तो पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि अगर आप सॉलिड स्फेयर के लिए अगर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का मान निकालेंगे तो वो कितना आता है, वो आता है 2/5। एक बार फिर से बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। आप जानते हैं सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, 2/5 एम आर स्क्वायर आता है। तो आई को आप लोग रखिए रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म्स में एम के स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो आप के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे ये ठोस गोले के लिए, मतलब सॉलिड स्फेयर के लिए, तो ये आएगा 2/5 आएगा। और जबकि आप इसे सॉलिड सिलेंडर के लिए,
निकालेंगे तो इसके लिए आप लोग जानते हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो आई की जगह एम के स्क्वायर रखिए तो ये हाफ, यानी इसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का मान आएगा 1/2। तो एक के लिए आ रहा है 2/5 और एक के लिए आ रहा है 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से, यहाँ पे दोनों का ध्यान देंगे, यहाँ पे ये कंडीशन दोनों का मास सेम है और रेडियस भी सेम रखना होगा। ठीक है, यानी इस सॉलिड स्फेयर का जो रेडियस है सेम रेडियस इस सॉलिड सिलेंडर का भी है। ठीक, रेडियस सेम है होगा लेकिन के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का मान अलग अलग होगा, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ और आएगा और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ और आएगा, रेडियस सेम होने के बावजूद। कैसे, वो अभी अभी तो आपको बताए थे कि सॉलिड स्फेयर के केस में 2/5 एम आर स्क्वायर आ रहा है। तो जब आप इसको एम के स्क्वायर रखेंगे तो इसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू 2/5 आ रहा है और उसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/2। तो रेडियस भले ही सेम हो दोनों बॉडी का, लेकिन रेडियस त्रिज्या सेम है, लेकिन रेडियस ऑफ गायरेशन यानी घूर्णन त्रिज्या दोनों का अलग अलग होगा। यानी जब वो रोटेट करेगा तो जो इफेक्टिव उसका रेडियस ऑफ गायरेशन जिस घूर्णन त्रिज्या कहते हैं वो दोनों का अलग अलग होगा। तो अब इसे में कैसे पता करेंगे, तो एक चीज समझ में आ गया कि के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये आ रहा है 2/5 सॉलिड स्फेयर के लिए और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है सॉलिड सिलेंडर यानी ठोस बेलन के लिए 1/2 आ रहा है। तो अब इसमें जरा देखिए कि कौन अधिक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/5 की वैल्यू आएगी 0.4 और इसकी आएगी 0.5, यानी के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बेलन के केस में अधिक है। तो ध्यान से समझिए, जिसके लिए ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू अधिक होगा उसके लिए टाइम अधिक होगा टी, यानी जो सॉलिड सिलेंडर है वो ज्यादा टाइम लेगा नीचे तक आने में। तो कौन पहले पहुंचेगा, तो ये जो ठोस गोला यानी सॉलिड स्फीयर जो है वो पहले पहुंचेगा क्योंकि उसको कम समय लगेगा। और एक्सेलरेशन में जस्ट उल्टा हो जाएगा, फिर एक्सेलरेशन ज्यादा किसका हो जाएगा, एक्सेलरेशन सॉलिड स्फीयर का ज्यादा होगा क्योंकि उसके लिए ये कम आ रहा है, क्योंकि वहां पे वो बटे में हो जाता है। तो आप लोग ये बात समझ रहे हैं ना कैसे करेंगे, ये कोई भी बॉडी आ गया तो इसमें आप के स्क्वायर बाई, क्योंकि बाकी सब फैक्टर तो कांस्टेंट है, बस सारा चीज इसी पे निर्भर कर रहा है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो जिसका अधिक हुआ उसके लिए टाइम अधिक लगेगा, टाइम अधिक लगेगा तो वो स्लो धीरे धीरे आएगा और धीरे धीरे आएगा तो वो लेट से पहुंचेगा। ठीक है, और उसमें एक्सेलरेशन कम होगा। एक्सेलरेशन कम क्यों होगा, टाइम, क्योंकि यहाँ पे ये बटे में है, ये ज्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक उसके लिए कम हो गया, तो एक्सेलरेशन कम हो गया तो वो स्लो डाउन हो जाएगा। समझ में आया, जिसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू अधिक होगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और कैसे एग्जाम में पूछेगा ये भी समझ में आ गया होगा। और अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप लोगों के डाउट का हम समाधान करेंगे। तो फिलहाल इस सेगमेंट में बस इतना ही। ठीक है, इस यूनिट के और भी अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। जैसे इसके वीडियोस जो हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 6 नोट्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें मिलेंगे। वहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे पूरे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो टोटल 8 यूनिट हैं सभी यूनिट का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, पूरा आपको वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।